बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी के पोस्ट की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को रीड करेंगे। ये है हमारा सेशन 11। इनमें कुछ एमसीक्यूज़ मैंने पास्ट पेपर्स से लिए हैं, जबकि कुछ मैंने रेंडमली पिक किए हैं। तो आइए एमसीक्यूज़ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इट इज़ फुलिश टू डैश एस्टेब्लिश ट्रेडिशन। अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें, इन्फ्लिक्ट ऑन, नॉक द बॉटम आउट ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ, लॉक स्टॉक एंड बैरल। इनमें हमारे पास ऑप्शन बी, सी एंड डी ये हमारे पास कुछ फेमस ईडियम्स हैं, यानी मुहावरे हैं। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले हम इन ईडियम्स को समझेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इन्फ्लिक्ट ऑन। इन्फ्लिक्ट ऑन जो है ये हमारे पास वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है, ये हमारे पास कोई ईडियम नहीं है, ठीक है। इन्फ्लिक्ट ऑन का मतलब है किसी पर तकलीफ, सज़ा या नुकसान मुसल्लत करना, ठीक है, यानी कोई नुकसान किसी पर मुसल्लत करना। फॉर एग्जाम्पल, द डिक्टेटर इन्फ्लिक्टेड ग्रेट सफरिंग ऑन द पीपल, कि आमिर ने लोगों पर बहुत तकालीफ मुसल्लत की। अब नेक्स्ट, नॉक द बॉटम आउट ऑफ। ये हमारे पास एक ईडियम है जिसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय और वीकन समथिंग कम्प्लीटली, यानी किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह या कमज़ोर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द स्कैंडल नॉक द बॉटम आउट ऑफ हिज कैरियर, कि उस स्कैंडल ने उसके करियर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नेक्स्ट है फ्लाई इन द फेस ऑफ। ये भी हमारे पास एक फेमस ईडियम, एक मशहूर मुहावरा है जिसका मीनिंग है टू ओपनली अपोज, चैलेंज और डिसोबे समथिंग, यानी खुल्लम खुल्ला किसी चीज़ की या किसी बात की मुखालफत करना। फॉर एग्जाम्पल, ही फ्लू इन द फेस ऑफ हिज पेरेंट्स एडवाइस, कि उसने अपने वालिदैन के मशवरे की खुल्लम खुल्ला मुखालफत की। या यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है, दैट इट इज़ फुलिश टू फ्लाई इन द फेस ऑफ एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस, यानी कायम शुदा रवायात की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करना बेवकूफ़ी है। देखिए, जो ट्रेडिशंस इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, यानी जो रिवायात सालों से, नस्लों से चलती हुई आ रही है, एकदम से उसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत करना ये बेवकूफ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता हम उन रिवायात को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन एकदम से उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फ्लाई इन द फेस ऑफ। इट इज़ फुलिश टू फ्लाई इन द फेस ऑफ एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन, कि कायम शुदा रिवायात की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करना बेवकूफ़ी है। लास्ट है हमारे पास लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी पूरा का पूरा या मुकम्मल तौर पर, completely, entirely. For example, they moved to another city, lock, stock and barrel, कि वो अपना सब कुछ लेकर दूसरे शहर मुंतकिल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व होता है, जिसमें हमने 3 फेमस ईडियम्स के बारे में रीड किया और यहाँ पर जो सेंटेंस हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने करेक्ट ईडियम को भी मार्क किया। नेक्स्ट, Shylock the Jew was a character in the play Dash by Shakespeare, कि Shylock the Jew यानी ये एक यहूदी का नाम है, ये शेक्सपियर के किस ड्रामे का किरदार था? As You Like It, The Merchant of Venice, Midsummer Night's Dream या ट्वेल्थ नाइट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शैलॉक द ज्यू जो है ये हमारे पास शेक्सपियर का एक प्ले, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसे इस प्ले में एक सूदखोर के तौर पर दिखाया गया है। आपने इस कैरेक्टर के नेम को याद रखना है। Shylock the Jew was a character in the play The Merchant of Venice by Shakespeare। अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो बाकी हमारे पास जो नेम्स हैं, As You Like It, Midsummer Night's Dream, ट्वेल्थ नाइट, इनमें कुछ हमारे पास ड्रामास हैं, कुछ प्लेस हैं, और ये चारों जो हैं, जो ऑप्शन में चारों आपको दिए गए हैं, ये चारों शेक्सपियर ने लिखे हैं। कुछ ड्रामास है, कुछ प्लेस हैं, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। फर्स्ट है हमारे पास एज यू लाइक इट, ये एक ड्रामा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कैरेक्टर है रोजीलैंड, जिसका चच्चा उसे सल्तनत से निकाल देता है, फिर वो अपने कज़न के साथ अर्डन के जंगल में चली जाती है और अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए एक लड़के का भेष बदल लेती है, जिसका नाम वो रखती है ग्रैनी मेड।
वहाँ उसकी मुलाकात ऑरलैंडो से होती है जिससे वो मोहब्बत करती है। आखिर में तमाम गलतफहमियाँ दूर हो जाती है और जो कहानी है वो एक खुशगवार अंजाम को पहुँचती है। जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हमारे पास कॉमेडी है विद सीरियस थीम्स। इसमें हमारे पास जो करेक्टर है एंटियानो नामी ताजिर, उसके दोस्त बेसियानो और यहूदी सोतखोर जिसका नाम है शैलॉक द ज्यू, ये इनके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। जो बेसियानो है ये पोर्शिया करेक्टर एक खातून है, उनसे शादी करना चाहता है जिसके लिए वो एंटियानो शैलॉक से कर्ज लेता है। शर्त ये होती है कि अगर वो कर्ज वापस ना कर सके तो फिर शैलॉक एंथियानो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त को काट लेगा। जब एंथियानो कर्ज अदा नहीं कर पाता तो मुकदमा अदालत में जाता है। पोर्शिया जो कि एंटियानो की बीवी होती है जिससे उसने शादी की हुई होती है, वकील का भेस बदल कर अदालत में आती है और अपनी जहानत से एंटियानो को बचा लेती है। नेक्स्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये हमारे पास एक फैंटेसी कॉमेडी है जिनके राइटर का नाम है विलियम शेक्सपियर। ये ड्रामा एक जादुई जंगल में पेश आता है जहाँ परियां रहती है। परियों का जो बादशाह होता है और मलका वो आपस में नाराज होते हैं। पक नामी एक परी है इसमें जो कि जादुई फूल का इस्तेमाल करती है जिससे लोग जिसे पहले देखते हैं उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इस वजह से कई गलतफहमियां पैदा होती हैं लेकिन आखिर में जादू ख़त्म हो जाता है और सबको अपनी सही मोहब्बत मिल जाती है। और लास्ट है हमारे पास 12th नाइट। ये भी हमारे पास एक कॉमेडी ड्रामा है। ये फेमस है वायला नेम करेक्टर के लिए जो कि ख़ुद को आदमी के भेस में बदल लेती है। इसमें लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इसमें कोई हादसा होता है और फिर उसको लगता है कि उसका जो भाई है वो मर चुका है लेकिन आखिर में वो ज़िंदा होता है। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टली शेक्सपियर के इन प्लेज और ड्रामास के बारे में बताया। यहाँ पर जो MCQ दिया गया था जिसमें करेक्टर शेरलॉक द ज्यू का पूछा गया है, ये शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक करेक्टर है। चलते हैं अब नेक्स्ट MCQs की तरफ। इमेजरी जो है ये हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें राइटर के 5 सेंसेस को अपील किया जाता है, यानी जो उसके हवासे खमसा हैं उसको अपील किया जाता है। यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लैंग्वेज परसीव थ्रू सेंसेस, यानी ऐसी बात जिसको हम महसूस कर सकें। देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ अ फ्रेश फ्लावर, तो आपके माइंड में एक फ्रेश फ्लावर की पिक्चर आ जाती है। यानी अपनी राइटिंग में ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करना कि जब रीडर उसको पढ़े तो वो उसके सेंसेस को परसीव करे। ठीक है, यानी वो या तो उस चीज़ को महसूस कर सके या तो उसके जहन में उस चीज़ की तस्वीर बन सके। तो व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी? लैंग्वेज परसीव थ्रू सेंसेस। नेक्स्ट MCQs, which is the shortest period of English literature? रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन एज, रेस्टोरेशन पीरियड या रेनेसेंस पीरियड? तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रेस्टोरेशन पीरियड। ये तकरीबन 1660 टू 1700 तक रहा, यानी तकरीबन 40 साल रहा। इसीलिए इसे इंग्लिश लिटरेचर का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड समझा जाता है। ठीक है, 1660 टू 1700। नेक्स्ट MCQs, शी वेंट होम एंड सैट ऑन डैश सोफा, कि वो घर गई और सोफे पर बैठ गई। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में रीड कर रहे हैं। देखिए एडजेक्टिव्स जो इसमें सिफ्त है इसके इस्तेमाल करने का अपना एक ऑर्डर है। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। यानी जब आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे तो फिर आपने उसको एक ख़ास ऑर्डर से यूज़ करना है। जैसे आप देख सकते हैं कंफर्टेबल, हर, वुडन, ओल्ड। हर, वुडन, कंफर्टेबल, ओल्ड। देखें सबसे पहले हम पोजेशन को लिखेंगे। तो पोजेशन हमारे पास क्या है? शी वेंट होम एंड सैट ऑन डैश सोफा। तो पोजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है हर। तो हम हर को फिर सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने एज लिखनी है। तो एज के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है ओल्ड।
यानी हर ओल्ड। फिर उसके बाद हम ओपिनियन, यानी राय के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हर ओल्ड कंफर्टेबल। अब किसी के लिए वो कंफर्टेबल हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता, ये एक ओपिनियन है, ठीक है। और फिर मटीरियल, यानी नाउन जो है वो किस चीज से बना है उसका मटीरियल हमने लिखना है, वो है वुडन। हर ओल्ड कंफर्टेबल वुडन, और एंड में नाउन आ जाएगा सोफा। हर वुडन नहीं, हर ओल्ड कंफर्टेबल वुडन। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इसमें शी वेंट होम एंड सैट ऑन हर ओल्ड कंफर्टेबल वुडन सोफा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। I would relax the rule if I were the head of the company. कि अगर मैं कंपनी का सरबराह होता तो मैं यह कानून नरम कर देता। The given sentence is an example of dash. कि जो आपके पास दिया हुआ सेंटेंस है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। अब ये जो एमसीक्यूज है ये कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में है। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास टोटल कितनी हैं? 4 हैं। 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। मैं आपको शॉर्टली ये सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 0 कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें साइंटिफिक फैक्ट्स या जनरल ट्रूथ्स का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से दैट इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, कि अगर आप पानी को गर्म करें तो वो उबलता है। अब ये एक फैक्ट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, तो ये हमारे पास 0 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें रियल या पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल बारिश हुई तो मैं घर पर रहूँगी। अब बारिश होने का इम्कान है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। जबकि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास इमेजिनरी या अनरियल प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशंस बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर रिच, कि अगर मैं अमीर होती। अब मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अमीर होती, आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक गाड़ी खरीदती, ठीक है। अब ये एक सिर्फ मेरा एक ख्याल है, मेरा एक तसव्वुर है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में एक ख्याल बताया गया है दैट आई वुड रिलैक्स द रूल, कि मैं इस कानून को नरम कर दूंगा इफ़ आई वर द हेड ऑफ द कंपनी, अगर मैं कंपनी की सरबराह होती, ठीक है। अब ऐसा है नहीं, लेकिन सोचा जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है। तो ये है हमारे पास कंडीशनल 2 सेंटेंस। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं? जिसमें इमेजिनरी सिचुएशन ऐसे यूज़ की जाती है, यानी वो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ दैट इफ़ आई हैड स्टडीड, कि अगर मैंने पढ़ा होता, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो चुकी होती। अब ये पास्ट टेंस में बात की जा रही है ना, वो सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन अब अफसोस किया जा रहा है, तो उस अफसोस वाले सेंटेंसेस को कंडीशनल 3 या थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है उसमें इमेजिनरी और अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन दिखाई गई है, ठीक है। आपने इन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को याद रखना है, इनसे भी अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज को रीड करते हैं। आई हैव स्टिल डैश फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प, कि मेरे पास अभी भी मदद के लिए रुजू करने के लिए चंद दोस्त बाकी हैं। अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ वेरी फ्यू। अब यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखें तो जो फ्यू है इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नन, यानी ना होने के बराबर। लेकिन अगर हम सेंटेंस की तरफ देखें तो सेंटेंस है हमारे पास दैट आई हैव स्टिल डैश फ्रेंड्स, यानी मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे दोस्त मौजूद हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर सिर्फ फ्यू का यूज़ करें तो फ्यू जो है ये यहाँ पर रॉन्ग आता है,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसका मतलब है ऑलमोस्ट नन, यानी ना के बराबर होना। जबकि अगर हम अ फ्यू लगाएं तो अ फ्यू का मतलब है चंद, यानी इसको हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं। ठीक है, आई स्टिल हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प, यानी मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे दोस्त बाकी हैं जो कि अभी भी मेरी मदद करने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अ फ्यू। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज को रीड करते हैं। He said to her, which books did you buy from this shop? कि उसने उससे कहा कि तुमने उस दुकान से कौन सी किताबें खरीदी हैं। Choose the correct indirect speech. अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, हमने इनडायरेक्ट स्पीच को सेलेक्ट करना है। देखें यहाँ पर अगर आप सेंटेंस की तरफ देखें तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें WH वर्ड यूज हुआ है और एंड में इंटेरोगेटिव मार्क भी लगाया गया है। हम ऑप्शंस की तरफ नहीं देखते बल्कि खुद से इसको सॉल्व करते हैं। He said to her, अब यहाँ पर जो वर्ड सेट है इसको हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, यानी हमारे पास सेंटेंस बनेगा that he asked her which books, तो which जो WH वर्ड है वो सेम ही रहेगा, which books। did है तो did को हम चेंज कर देंगे had में, had, you को हम चेंज कर देंगे she में। by ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा bought। from this है तो that shop। He asked her which books had she bought from that shop। He asked her, she has नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर had नहीं है, हमें had चाहिए इसमें। He asked her which books she had bought from that shop। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, his endeavor provide fruitful। The word opposite in meaning to the underlined word is dash। अब यहाँ पर हमारे पास जो underlined word है, नहीं वो endeavor नहीं है, fruitful है, ठीक है, ये word हमारे पास underlined है। ऑप्शंस हैं हमारे पास justified, justified का मतलब है जायज़ होना, efficient का मतलब है मुअस्सर होना, productive का मतलब है मुफीद। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रूटफुल का मतलब भी है मुफीद, यानी नतीजा खेज या कामयाब होना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट देखना है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्यूटाइल, जिसका मतलब है बेफायदा, तो ये यहाँ पर हमारे पास इसका एंटोनिम है। फ्रूटफुल का एंटोनिम है फ्यूटाइल और इसका सिनोनिम है प्रोडक्टिव। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पायर, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन। यहाँ पर आपको एक पोएम की लाइन दी गई है, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। ये किस पोएम की लाइन है? गुड टिम्बर, आई ड्रीम अ वर्ड, ओजिमेंडास या वंस अपॉन अ टाइम। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओजिमेंडास। ये लाइन पोएम ओजिमेंडास, जिनके राइटर का नाम है PB शैले यानी पर्सी बी शैले, इनकी पोएम से ली गई है। इस पोएम में एक कदीम बादशाह ओजिमेंडास फिरौन के मुजस्मे पर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि लुक ऑन माई वर्क्स, के मेरे कामों की तरफ देखो, ये माइटी ए ताकतवरो एंड डिस्पेयर और मायूस हो जाओ। बादशाह को अपने इक़्तिदार और अजमत पर बहुत गुरूर था, लेकिन वक्त गुजरने के बाद उसकी सल्तनत ख़त्म हो गई और सिर्फ एक टूटा हुआ मुजस्मा रह गया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की इंग्लिश में ये मौजूद है। इस पोएम के मेन थीम की अगर हम बात करें तो इसका मेन थीम ये है कि दुनिया की ताकत और हुकूमत हमेशा कायम नहीं रहती। इसके अलावा अगर आप बाकी पोएम्स को देखें, गुड टिम्बर
तो गुड टिम्बर जो है ये डॉगलस मेलॉक ने लिखी है, जिसमें मेहनत, बहादुरी और मजबूत किरदार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, आई ड्रीम अ वर्ल्ड, ये पोइम लिखी है लैंगस्टन ह्यूग्स ने। इसमें इक्वालिटी, पीस और फ्रीडम की बात की गई है। वंस अपॉन अ टाइम, ये पोइम लिखी है गैब्रियल ओकारा ने और इसमें माशरती मुनाफ़त और मसनूई रवैयों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो लाइन है हमारे पास, ये एक बहुत फेमस पोएम ओज़िमंडास से ली गई है, जिनके पोइट का नाम है पर्सी बी शैले। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, माई टीचर हैज़ आईज इन द बैक ऑफ हर हेड, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि मेरी उस्तानी के सर के पिछले हिस्से में आंखें हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? अब ये हमारे पास एक बहुत फेमस ईडियम यानी एक मुहावरा है कि हैविंग आईज इन द बैक ऑफ हर हेड, यानी सर के पिछले हिस्से में आंखों का होना। इस ईडियम, इस मुहावरे का मतलब क्या है कि कोई शख्स, ऐसा शख्स जो कि हर चीज़ पर नज़र रखता है या बहुत होशियार हो, या ऐसा महसूस होना जैसे हर तरफ देख सकता हो। ठीक है, अब अगर आप बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें, हाइपरबोल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, तो हाइपरबोल कहते हैं एग्जेजरेशन को। ठीक है, वैसे ये सेंटेंस हमारे पास एग्जेजरेशन में भी आता है, लेकिन हमने ईडियम को इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये हमारे पास एक आइडेंटिफाइड ईडियम है। ठीक है, हाइपरबोल किसे कहते हैं कि हम किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहें। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने 1000 मरतबा आपसे ये बात की है। अब मैंने 1000 मरतबा तो नहीं की, लेकिन जोर देने के लिए मैं कह रही हूँ कि मैंने 1000 मरतबा आपसे ऐसे कहा है। मेटाफर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट किसी से कंपैरिजन करना, यानी यहाँ पर लाइक या एस का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि पर्सोनिफिकेशन इंसान की किसी खूबी को गैर जानदार चीज के साथ मंसूब करना। जैसे कि मैं कहूँ दैट द विंड विस्पर्ड, कि हवा जो है वो सरगोशी कर रही है। अब हवा सरगोशी तो नहीं करती, इसको मैंने ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एमसीक्यूज में हमारे पास राइट ऑप्शन है ईडियम। नेक्स्ट, द हीरोइन्स इनफिडेलिटी फाइंड्स नो मेंशन इन दिस बायोग्राफी, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास इनफिडेलिटी, कि इस स्वानह उम्री में हीरोइन की बेवफाई का कोई जिक्र नहीं मिलता। इनफिडेलिटी कहते हैं बेवफाई को या अदम वफादारी को या खयानत को, खास तौर पर शादी में या किसी रिश्ते में बेवफाई करने को इनफिडेलिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है, यानी इसका एंटोनिम, इसका मुतजाद हमने ढूंढना है। अब ऑप्शंस की तरफ अगर आप देखें तो लोकली इसका मतलब है मुकामी तौर पर इनोसेंस यानी मासूमियत। तो इनफिडेलिटी कहते हैं बेवफाई को और इनोसेंस कहते हैं मासूमियत को, तो ये यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इंटेलिजेंस कहते हैं जहानत को, चैरिटी कहते हैं खैरात को। ठीक है, बाकी ऑप्शंस हमारे पास फिट नहीं है। तो इनोसेंस है मासूमियत, जो कि इनफिडेलिटी यानी बेवफाई का ऑपोजिट मुतजाद है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इंसर्ट कोटेशन मार्क्स करेक्टली। शी इज बीइंग नोन टू सिंग ब्यूटिफुली, अली कमेंटेड। अब ये हमारे पास सेंटेंस है। ठीक है, इसमें हमने कोटेशन मार्क्स को पुट करना है। ये हमारे पास कोटेशन मार्क्स होते हैं। देखें कोटेशन मार्क्स हम कहाँ पर लगाते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं उन अल्फाज के लिए जो किसी शख्स ने कहे हों और हम उनको एज इट इज़ लिखें तो उसको इनक्लोज किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सेंटेंस के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटिफुली, कि वो खूबसूरत अंदाज में गाना गाने के लिए मशहूर है। कमेंटेड अली, अली ने कहा। अब अली ने क्या कहा, अली ने ये बात कही है, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क में इनक्लोज कर देंगे। और जो कमेंटेड अली है ये हमारे पास रिपोर्टिंग क्लॉज है, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज नहीं करेंगे। अब ऑप्शंस में आप देखें, शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटिफुली, कमेंटेड अली। जी हाँ, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। अब देखें यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लॉज को इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज किया हुआ है, जबकि यहाँ पर सिर्फ अली को इनक्लोज किया गया है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज, कि एक उस्ताद का सबसे अहम काम क्या है। यहाँ पर प्रिंटिंग इशू हुआ है, ये हमारे पास पीडागॉगी का एमसीक्यूज है। ठीक है,
टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क यानी तदरीसी काम को मुनज़्ज़म करना, टू एवेल्यूएट द स्टूडेंट्स तलबा का जायज़ा लेना, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्स तलबा को इम्तिहान के लिए तैयार करना, टू मेंटेन डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। देखें, अगर आप इस ऑप्शन की तरफ देखें तो टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, इनमें ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास कवर हो जाते हैं। टीचिंग वर्क में हमने स्टूडेंट्स को भी इवैल्यूएट करना होता है, उनको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना होता है और उनका डिसिप्लिन भी हमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, उस्ताद का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करे या किसी स्टूडेंट को वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे, बल्कि जितना भी टीचिंग काम है, जो तदरीसी काम है, उनको वो सारा मुकम्मल करना है, जिसमें वो लेसन प्लान्स भी बना सकते हैं, क्लास वर्क और होमवर्क को भी देखेंगे, क्लासरूम एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे और स्टूडेंट्स की हेल्प भी करेंगे कि वो अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। अब नेक्स्ट MCQs है, आई होप यू विल एंजॉय। अब यहाँ पर आंसर को भी मेंशन कर दिया गया है, I hope you will enjoy dash at the reunion party this weekend because I won't be able to be there। कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस हफ्ते के आखिर में होने वाली दोबारा मुलाकात यानी रीयूनियन की पार्टी में खूब लुत्फानंदोज होगे क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकूँगा। अब यहाँ पर आप अगर ऑप्शंस में देखें, वन सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ या हिम सेल्फ, ये हमारे पास चारों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। अब इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, आई होप यू हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे योरसेल्फ। अब देखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये सेम पर्सन है। ठीक है, कि मुझे उम्मीद है कि तुम लुत्फानंदोज होगे। कौन लुत्फानंदोज होगा? वो खुद लुत्फानंदोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ डैश इन 1859। अब ये हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ का MCQs आया है, सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड है ये, कि सर सैयद अहमद खान ने 1859 में अपना पहला स्कूल कहाँ कायम किया था। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है दिल्ली, मुरादाबाद, अलीगढ़ या ढाका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, मुरादाबाद। मुरादाबाद में 1859 में सर सैयद अहमद खान ने अपना पहला स्कूल कायम किया था। इसका मकसद मुसलमानों में जदीद तालीम को फ़रोग़ देना था। बाद में उन्होंने गाज़ीपुर में भी एक स्कूल कायम किया और 1857 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की बुनियाद रखी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मुरादाबाद। नेक्स्ट MCQs, अ डैश ऑफ लोटसेस अटैक द क्रॉप्स। कि टिड्डियों के एक डैश ने फसलों पर हमला कर दिया। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं। कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होते हैं? जिसमें किसी एक वर्ड में एक ग्रुप को बयान किया जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। मिसाल के तौर पर स्वैम, फ्लॉक, हर्ड या गैंग। अब ये हमारे पास डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं। स्वैम का इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट्स के लिए, तो जो लोटस है ये हमारे पास एक इंसेक्ट है, तो यहाँ पर ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब फ्लॉक जो है ये बर्ड्स या शीप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर्ड जो है ये बड़े जानवरों के लिए जैसे गाय, भैंस, हाथी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो गैंग है ये लोगों के लिए नेगेटिव वे में इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्वैम। अ स्वैम ऑफ लोटसेस अटैक द क्रॉप्स। नेक्स्ट MCQs, ही इज अ लायर, कि वो झूठा है। यू शुड टेक हिज स्टेटमेंट डैश, कि तुम्हें उसकी बात को क्या लेना चाहिए? विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, हैव अ फिगर इन द पाई, एड फ्यूल टू द फायर। अब ये चारों भी हमारे पास ईडियम्स हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टली ये ईडियम्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इस MCQs को देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जिसका मतलब है किसी बात पर फौरन यकीन ना करना, यानी उसको शक की नज़र से देखना या उसको एहतियात से कबूल करना। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है वो ये है दैट ही इज़ अ लायर, कि वो झूठा है। अब यहाँ पर उसके झूठे होने की बात की गई है, तो
आगे हमें क्या करना है कि वो अक्सर झूठ बोलता है तो हमें उसकी बात को कितनी अहमियत देनी चाहिए। हमें उसकी बात को फौरी तौर पर अहमियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, यानी हमें उसकी बात को शक की नज़र से देखना चाहिए। He is a liar, you should take his statement with a grain of salt। अब यहाँ पर ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी ऑप्शंस को देखें। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, इसका मतलब है कि किसी के मुकाबले के काबिल ना होना। नेक्स्ट है हैव अ फिगर इन द पाई, यानी किसी मामले में हिस्सा या अमल दखल होना। और लास्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी जलती पर तेल डालना, मामले को मज़ीद ख़राब करना, यानी जो कोई मसला है उसको मज़ीद ख़राब करना। तो हम कहते हैं दैट ही एडेड फ्यूल टू द फायर, कि उसने जलती पर तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ही इज़ अ लायर, यू शुड टेक हिज स्टेटमेंट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि वो झूठा है इसलिए तुम्हें उसकी बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। अब लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर आर वर्स देन दोज ऑफ लाहौर। द अंडरलाइन वर्ड वर्स इन द गिवन सेंटेंस इज एंड डैश, कि पेशावर की सड़कें लाहौर की सड़कों से ज़्यादा ख़राब हैं। अब ऑप्शंस की तरफ आप देखें। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, यानी ये किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करता है। एडवर्ब जो है ये किसी वर्ब की क्वालिटी को बयान करता है, जबकि नीचे के दो ऑप्शंस जो हैं वो नाउन और वर्ब ही हैं। तो ये नाउन और वर्ब तो नहीं है, ये या तो हमारे पास एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। वापस सेंटेंस की तरफ देखते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर, अब ये हमारे पास नाउन है। नेम ऑफ अ प्लेस है ना, तो नाउन ऑफ प्लेस को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है एडजेक्टिव, यानी इसमें सिर्फ। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को रीड किया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद एमसीक्यूज के साथ। शुक्रिया।